तो जाटों के प्रति जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति आक्रोश है वो खुलकर सामने आया और उसका खामियाजा जो पुराने सांसद है, निवर्तमान सांसद राजकुमार सर, उनको मिलेगा। एक लॉसफुल परिणाम आने की उम्मीद है। भाजपा देखिए, बसपा ने दलित वोट भी काटा है, ठीक है, ब्राह्मण वोट भी काटा है और जाट वोट काटा है। लोकसभा चुनाव में मतदाताओं ने अपनी सहभागिता निभा दी है, यानी कि मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है जो ईवीएम में सुरक्षित है। 4 जून को यानी कि अब बहुत कम वक्त बचा है मतदाताओं के फैसले की गणना होने में। उसके बाद पता चलेगा कि आखिर सरताज कौन बना है। लेकिन उससे पहले हम आपको बताते हैं कि लोकसभा चुनाव में कौन प्रत्याशी किस पर भारी पड़ा है और किसके हाथ जीत लगती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ इस चर्चा में आज वरिष्ठ पत्रकार हैं। ये वो पत्रकार हैं जिन्होंने लोकसभा चुनाव को बड़े करीब से देखा है, समझा है, जाना है और परखा है कि आखिर कौन किस पर भारी पड़ रहा है। हम आप परिचय करा देते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार है आदर्श शर्मा जी, राजीव दर्जी जी, अरुण श्रीवास्तव जी। ये तीनों ही वरिष्ठ पत्रकार हैं आगरा के और चुनाव को बड़े करीब से देखा है इन्होंने। लोकसभा चुनाव को कवर किया है, हर लिहाज से हर समीकरण को परखा है। हम इनसे जानते हैं कि आखिर फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट पर कौन भारी है और कौन कमजोर और उसकी वजह क्या है। सर, आपसे जानते हैं फतेहपुर सीकरी लोकसभा चुनाव के समीकरण क्या कह रहे हैं? देखिए, फतेहपुर सीकरी पर अगर 2024 को एनालिसिस हम करेंगे, क्योंकि फतेहपुर सीकरी में बहा, फतेहाबाद, फतेहपुर सीकरी और खीरागढ़, पिथौरागढ़, इन सभी जगह का हमने निरीक्षण किया और हम गए और चर्चा भी की। पहली बार ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस सीट को लूज कर रही है, क्योंकि सातों छोड़ का चुनाव पोल खत्म हो गया है और उनके रुझान भी आने लगे हैं। उन रुझानों पे राजकुमार चाहर जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे, उनके खिलाफ कई एंटी वोट पड़ा है और उसका सारा लाभ एक गठबंधन को, क्योंकि गठबंधन को फतेहपुर सीकरी की जगह और भी जगह एक बड़ा समर्थन भी मिला और गठबंधन उस समय प्रभावी साबित हो रहा है। फतेहपुर सीकरी पे जो सर्वाधिक पोल है वो ठाकुर मतदाता है और उन्होंने ठाकुरों ने एकजुट होकर के, पहली बार कास्टिज्म के आधार पर ठाकुरों ने एकजुट होकर के इंडिया गठबंधन अर्थात कांग्रेस के पक्ष में वोट किया है। लास्ट टाइम आप देखेंगे 2019 के एनालिसिस को देखेंगे तो राज बब्बर को 1,72,000 वोट मिले थे और 4 लाख वोटों से हारे थे। ठाकुर उनके साथ नहीं थे, ब्राह्मण उनके साथ नहीं थे और उनके साथ एक छोटा सा वर्ग रह गया था। इस बार जो एनालिसिस आया है उस एनालिसिस को और मैंने जो सर्वेक्षण किया है वो सर्वे किया है, ठाकुर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ गया है सारा वोट, क्योंकि वहां एक जाट समुदाय में बाबूलाल जी के बेटे विद्रोही और बागी के रूप में मैदान में उतरे तो जाट समाज का वोट डिवाइड हुआ, 2 जगह बटा और उस जाट समाज के वोट का एक बड़ा लॉस भारतीय जनता पार्टी को हो रहा है, क्योंकि वहां ब्राह्मण बहुजन समाजवादी पार्टी थे, ब्राह्मण संवाददाता उम्मीदवार मौजूद थे। रामनिवास शर्मा विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं और एक बड़ी पहचान है, ब्लॉक प्रमुख भी रहे हैं और एक ब्राह्मण वोट को उन्होंने कहीं अफेक्ट किया, वो भी नुकसान भारतीय जनता पार्टी का हो रहा है। एक बड़ा फैक्टर फतेहाबाद में एक निषाद समाज का एक बड़ा बैंक बोर्ड है, तो एक निर्दलीय उम्मीदवार होतम सिंह निषाद जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा लॉस किया और इस बार पहली बार ये कहने में शायद मुझे कोई गुरेज नहीं होना चाहिए क्योंकि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को कोई ताल्लुका नहीं रखता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं थे और उसी का एक परिणाम है कि आप देखेंगे तो जो भी परिणाम नजर आएंगे वो बहुत चौंकाने वाले आएंगे और मुझे लग रहा है सत्ताधारी पार्टी के लिए वो एक लॉसफुल परिणाम आने की उम्मीद है। फतेहपुर सीकरी से भारतीय जनता पार्टी और सत्ताधारी पार्टी उसको नुकसान हो सकता है। सर, आपसे जानते हैं राजीव सर कि किस नजरिए से देखते हैं इस बार जो चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, मौजूदा सांसद हैं, उनको रिपीट किया भाजपा ने, तो गठबंधन जो विपक्ष का गठबंधन इंडिया अलायंस है उसने अपने उस प्रत्याशी को मैदान उतारा जो पहले विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं, लेकिन यहाँ बगावत भी देखी गई भाजपा के अंदर खेमे में। तो किस तरह से आप देख रहे हैं कि चुनाव कहाँ गया, किस ओर गया और कौन भारी पड़ रहा है? देखिए, फतेहपुर सीकरी निर्वाचन क्षेत्र में जो चुनाव का परिदृश्य है वो 2 तरह से क्लियर करना चाहूंगा। सबसे पहले तो स्थानीय मुद्दे हावी हैं और नेशनल लेवल पे जो मुद्दा है वो सिर्फ एक मुद्दा है, किसानों का आंदोलन। किस तरह से हरियाणा में बिल्ली आती किसानों को रोका गया, क्योंकि जाट बाहुल है, जाटों की संख्या है, जाट निर्णायक वोट साबित होती है वहां पर, तो जाटों के प्रति जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति आक्रोश है वो खुलकर सामने आया और उसका खामियाजा जो पुराने सांसद है, निवर्तमान सांसद राजकुमार सर, उनको मिलेगा। निश्चित रूप से उनके वोटों की संख्या कम होगी।
दूसरा फैक्टर निकल के आता है व्यवहार। राजकुमार चाहर अपने 5 साल के कार्यकाल में उनका जो जनता के प्रति लगाव रहा, वहाँ बहुत कमजोरियां साबित हुई। और कुल मिलाकर रामनाथ सिकरवार जो है, उन्होंने पैसा खर्च नहीं किया, कुछ नहीं किया, उन्होंने चुनाव भी नहीं लड़ा। देखा जाए कायदे में तो रामनाथ सिकरवार को वहां की जनता ने चुनाव लड़ाया, और जब जनता चुनाव लड़ाती है तो रिजल्ट क्या होते हैं वो सभी लोग जानते हैं। तो कुल मिलाकर ये कि राजकुमार चाहर को सब तरफ से नुकसान ही नुकसान हुआ है। पार्टी के अंदर विद्रोह हुआ। बाबूलाल जो सांसद थे, कभी राज्य सरकार में मंत्री थे, अब विधायक है भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने अपने बेटे रामेश्वर के लिए टिकट मांगी, पार्टी ने उनको अनदेखा किया। तमाम चेतावनियों के बावजूद भी बाबूलाल ने अपने बेटे को निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खड़ा किया। नो डाउट, जरूरी नहीं है कि वो जीत जाएंगे, लेकिन वो जितना भी नुकसान पहुंचाएंगे वो भारतीय जनता पार्टी के निवर्तमान सांसद और प्रत्याशी राजकुमार चाहर को पहुंचाएंगे। यानी जो विद्रोह है भाजपा का अंदर जो कलह है उसका नुकसान भाजपा को होता हुआ दिख रहा है। अरुण जी, आपसे जानते हैं कि जिस तरह से कैंडिडेट उतारे गए, भाजपा ने अपने मौजूदा सांसद को टिकट दिया, लेकिन बसपा के लिहाज से अगर देखें तो बसपा ने जिस तरह से 2008 में परिसीमन में, नए परिसीमन में फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट अस्तित्व आई, और ये चौथा चुनाव है 2024 का। बसपा ने लगातार 4 बार ब्राह्मण कैंडिडेट उतारा है, जबकि भाजपा जाट उम्मीदवार पर दाव लगाती जा रही है। तो ये समीकरण आप किस तरह से देखते हैं और किसको कितना लाभ मिल सकता है सर? देखिए, मैं आपको बता दूं कि 7वां चरण चुनावों का खत्म हो चुका है, सब कुछ क्लियर है। भाजपा के फतेहपुर सीकरी से बसपा के कैंडिडेट हैं, उन्होंने हमेशा ब्राह्मण समाज का ही व्यक्ति वहाँ पर अपना कैंडिडेट खड़ा किया है, और उन्होंने अपना एक वजूद भी स्थापित किया है वहाँ पे ब्राह्मण समाज में। अब आप रामनिवास शर्मा जो हैं, मैं किसी रामनाथ सिकरवार, चाहे कोई भी राजकुमार चाहर और रामनिवास शर्मा, मैं दोनों में फाइट मानता हूँ तीनों। और ये आपके बाबूलाल विधायक जो भाजपा के विधायक हैं, चौधरी बाबूलाल, उनके बेटे रामेश्वर सिंह, मैं रामनाथ सिकरवार और रामेश्वर सिंह को एक साइड में रखता हूँ। उन्होंने वोट काटने का काम जरूर किया है, मगर जो नेट टू नेट फाइट है वो बसपा में और भाजपा में रहेगी। यानी फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट पर बसपा से सीधी लड़ाई भाजपा की है। भाजपा की है। भाजपा, देखिए, बसपा ने दलित वोट भी काटा है, ठीक है, ब्राह्मण वोट भी काटा है और जाट वोट काटा है। हालांकि ठाकुर वोट कांग्रेस इंडिया गठबंधन को गया है। तो राजकुमार चाहर के लिए, भाजपा के लिए इस समय जो एग्जिट पोल बता रहे हैं, जो एनालाइज हुआ है, जो जानकारी की गई है, वो भाजपा के लिए इस समय मुश्किल पैदा कर सकती है। भाजपा को ये नहीं है कि पहले जो भाजपा राजकुमार चाहर पहले जो 5 लाख वोटों से जीते थे, वो अब इस बार बहुत मुश्किल है, जीत पाना ही बहुत मुश्किल है भाजपा के लिए। इतनी लड़ाई कांटे की है, टक्कर कांटे की है। अरे आपसे जानते हैं कि जो भाजपा की अंदर कलह है, जैसे भाजपा के सांसद प्रत्याशी बने लोकसभा चुनाव में, लेकिन भाजपा विधायक ने विद्रोह कर दिया। दोनों एक ही समुदाय से आते हैं, पूर्व वो सांसद रह चुके हैं 2014 में बाबूलाल जी, उनके बेटे ने निर्दलीय ऐलान कर दिया। उसके बाद से चुनाव परिणाम में भाजपा के लिए किस तरह से देख रहे हैं, कितना अंतर आ सकता है, नुकसानदायक है या फिर फायदा मिलेगा? हाँ, देखिए, ये 2 चीज उसमें बिल्कुल स्पष्ट कर दूं मैं आपको। भारतीय जनता पार्टी को जो लॉस है वो अकेले बाबूलाल का नहीं है, अकेले बाबूलाल से कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है तो एक लगभग 60-70 हजार वोटों का पड़ रहा है, क्योंकि जाट कम्युनिटी का जो वोट है वो तीसरे नंबर पे। रही बसपा की, जो आप बात कर रहे हैं कि बसपा एक बार जीती, उसने 3 बार उम्मीदवार उतारे, लेकिन तीनों बार ब्राह्मण रहे। चाहे लास्ट टाइम के लिए 2019 का चुनाव देखिए, गुड्डू पंडित तीसरे नंबर पर रहे, दूसरे नंबर पर वहां समाजवादी पार्टी रही। तो अच्छा, इस बार का जो फैक्टर है वो फैक्टर बिल्कुल बदला हुआ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में एक तो अंतरकल है, और सांसद के खिलाफ, क्योंकि बाबूलाल तो बागी हैं, साबित हो गए, लेकिन अन्य जो विधायक भी हैं, चाहे वो फतेहाबाद से हों, चाहे वो खीरागढ़ से हों, चाहे वो एन अदर सीट से हों, जो भी हों, वो भी उनके साथ मेलजोल करके नहीं चला सके। कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार राजकुमार चाहर अपने कुनबे को नहीं साध पाए। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रयास किए, राजनाथ सिंह जी ने 2 सभा करी, योगी जी ने सभा करी, और जो भी भारतीय जनता पार्टी ने जिस भी वोट को लुभाने का प्रयास किया, ब्रजेश पाठक जी ने करा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह ये समझ चुकी थी कि फतेहपुर सीकरी हम बहुत बढ़िया तरीके से लूज कर रहे हैं। ताकत भी लगाई, विद्रोह को थामने का भी प्रयास करा, लेकिन क्योंकि परिस्थितियां इतनी जटिल हो गई कि भारतीय जनता पार्टी की कंट्रोलिंग पावर
डैमेज कंट्रोल रोक नहीं सके, और वो डैमेज कंट्रोल भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ेगा। इंडिया गठबंधन को इस बार एक बड़ा फायदा मिल सकता है, मेरे जो एनालिसिस है, मेरा निजी राय है। जी, आपको इसमें रोक रहा हूँ मैं कि जो आप इंडिया गठबंधन जो प्रत्याशी हैं रामनाथ शेखर उनके फायदे की जो बात कर रहे हैं, तो उसकी वजह क्या है? जो उनका जिस तरह से भाषण देने का तरीका है, या फिर स्थानीय होने का जो एक उनको फायदा मिल सकता है, पूर्व विधानसभा चुनाव लड़ सके, या फिर जो उनका अतरंगी अंदाज है, एक पूर्व फौजी होने के बावजूद भी जो एक भाषण देने का अलग अंदाज है, लोगों से कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं, वो उसका लाभ मिलेगा या उनको उसका नुकसान होगा? देखिए, राजनीति में जब हम आती है तो सरल स्वभाव, सरल पहुंच और एक फक्कड़ व्यक्ति, मुझे ये लगता है कि फतेहपुर सीकरी की जनता ने रामनाथ सिकरवार को इसलिए अटैक्ट रही, इसलिए उसे स्वीकार किया क्योंकि उसके पास अपना कुछ नहीं है, और उसने जितने भी झगड़े लिए, उसके खिलाफ जितने भी मुकदमे दर्ज हुए, वो सिर्फ पब्लिक प्रॉब्लम से जुड़े हैं। उसका पर्सनल कोई कब्जे का मुकदमा नहीं है, कोई आपराधिक मुकदमा नहीं है। उसने जितने भी पब्लिक की समस्याएं उठाई उनके ऊपर है। कांग्रेस ने भी सोच समझ के उन्हें उम्मीदवारी दी। वो जानती है फतेहपुर सीकरी पे ठाकुर एकजुट है और प्रभावशाली वोट है, इसीलिए उन्हें उठाया, और इंडिया गठबंधन को एक बड़ा फायदा मिल रहा है। मैं आपको फिर बता रहा हूं, पहले चरण से लेकर अंतिम चरण तक कांग्रेस ने एक आवाज उठाई है संविधान बचाने की, और उसका सबसे बड़ा फायदा ये मिल रहा है कि जो दलित समाज का वोट है वो एक बहुजन समाजवादी पार्टी से दूर हट करके इंडिया गठबंधन की तरफ डाइवर्ट हुआ है। ये मेरा है, और इसके परिणाम नहीं आएंगे। और क्योंकि रामनाथ सिकरवार ईमानदार छवि आई है, फौजी आई है, और आज भी हमारा व्यक्ति, हमारा समाज एक फौजी में निष्ठा रखता है, और उसकी वादा खिलाफी को मेरे ख्याल से स्वीकार नहीं करता, ना वो करेगा। फायदा मिल सकता है जी। अरे, जिस तरह से भाजपा ने पूरी ताकत झोंकी फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट, तो हमने देखा कि लगातार बड़ी बड़ी जनसभाएं हुई, बड़े नेताओं की बड़ी जनसभाएं लगातार होती रही। अब इस बीच में आप कैसे देखते हैं कि एक विधायक जो आपकी पार्टी के हैं वो आपसे अलग हैं, इंडिया गठबंधन के एक प्रत्याशी हैं जो अतरंगी अंदाज में लोगों के साथ कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, मौजूदा सांसद के लिए भाजपा पूरी ताकत लगा रही है, बसपा के प्रत्याशी का प्रचार आपको किस तरह से दिखाई दिया? साइलेंट जो प्रचार है, जो बसपा की जो शैली कहलाती है कि घर घर जाकर प्रचार करने वाली, क्या उसका फायदा बसपा को मिलेगा, या फिर जो बसपा का जो वोट है, जिस तरह से कहा दावा किया जा रहा था कि बसपा का वोट संविधान बचाओ नारे के बाद कटता हुआ और विपक्षी गठबंधन में जाता हुआ दिख रहा है, क्या दिखा? मेरी व्यक्तिगत राय है कि बीएसपी को मैं फतेहपुर सीकरी निर्वाचन सीट से एकदम माइनस करता हूँ। सीमा उपाध्याय जीती, ब्राह्मण कैंडिडेट थी। अब वो सिचुएशन नहीं है उस इलाके में कि ब्राह्मण कैंडिडेट लाया जाए, क्योंकि जितने कैंडिडेट हैं वो सारे कैंडिडेट राजकुमार चाहर को परेशान कर रहे हैं, मतलब लॉस दे रहे हैं। सारे कैंडिडेटों को कोई जो भी वोट कटिंग हो रही है वो चाहर के ही खिलाफ हो रही है वोट कटिंग। जहां तक रामेश्वर का मैं रामेश्वर की जीत सुनिश्चित नहीं कर रहा हूँ, लेकिन रामेश्वर जो डैमेज कंट्रोल शुरू किया उन्होंने, डैमेज कर रहे हैं वो चार को कर रहे हैं, रामनाथ चार को कर रहे हैं, रामनिवास चार को कर रहे हैं, रामेश्वर चार को कर रहे हैं। तो जो आदमी 5 लाख वोटों से जीता था, मतदान प्रतिशत कम हो गया, तो वो आदमी किन परिस्थितियों में होगा? जैसे कह दिया कि 100% वो जीत रहे हैं। अनुमान है अगर जीतते भी हैं राजकुमार चार, तो परसेंटेज जो उनका जो मार्जिन है वो इतना नहीं होगा, कम, बहुत कम होगा, बहुत कम होगा। रामनाथ सिकरवार का सवाल, फक्कड़ आदमी है, जैसे अदर जी ने भी कहा, निश्चित रूप से वो मंदिर के दरवाजे पे तो सोते हैं। मैंने आपको रिपीट किया ना कि वो जनता ने चुनाव लड़ाया है, जिसके मन में जितने रुपए आए उसने दान में दिए कि चुनाव लड़ो। यानी जो उनका अंदाज है वो लोगों को पसंद आया था। वो अंदाज नहीं, वो रियलिटी है उनकी, अंदाज नहीं है, अंदाज नहीं है, रियलिटी है। अब संविधान वाली बात जहाँ तक है, वो बदला जाएगा नहीं बदला जाएगा, लेकिन चुनावी शगुफा तो है ये। और यहाँ नहीं, पूरे देश में संविधान बचाओ के नाम पर बीएसपी के वोट कटे हैं, दलित के, और इंडिया गठबंधन को ट्रांसफर हुए। अरुण जी, आपसे जानते हैं कि फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट पर भाजपा का 2 बार से कब्जा है, ये तीसरी बार लड़ाई है कब्जा लेने की। क्या लगता है भाजपा अपना जो कब्जा है उसे बरकरार रख पाएगी? देखिए, इस बार बड़ा कांटे की टक्कर है, और इस बार मैं नहीं समझ सकता, जो हमारा ये अपनी राय है, मैं नहीं समझ सकता कि इस बार भाजपा तीसरी बार भी वहां आ पाएगी फतेहपुर सीकरी में। इसका एक कारण ये भी रहा है कि जो अभी पिछली बार के जो सांसद थे राजकुमार चाहर, उनको भाजपा ने दोबारा से रिपीट किया है वहां पे, मगर उनका जो व्यवहार वहां रहा है फतेहपुर सीकरी में लोगों के प्रति, लोगों के, तो वो बिल्कुल भी 1% भी नहीं रहा है
लोगों को नाराजगी वहां पे इसी बात से है कि सांसद बनने के बाद राजकुमार चार किसी के सुख दुख में नहीं आए, कि कोई समस्या का उन्होंने विकास नहीं, कोई समस्या का हल नहीं किया, कोई विकास नहीं करवाया उस क्षेत्र में। वैसे उन्होंने कई बड़ी बातें करी कि गंगा जल आएगा, ये आएगा, प्रोजेक्ट चल रहा है। वो गंगा जल का भी प्रोजेक्ट जो था वो भाजपा विधायक बाबूलाल जी का था, जिन्होंने अपने निर्दलीय बेटे रामेश्वर सिंह को खड़ा किया है। वो राजकुमार चाहर का भी वो प्रोजेक्ट नहीं था, मगर वो उस पर अपनी दावेदारी कर रहे हैं। मगर वहाँ फतेहपुर सीकरी में जितनी भी जातें हैं, दलित है, ठाकुर हैं, जाट हैं, ब्राह्मण हैं, सभी लोग उनसे नाराजगी व्यक्त करे हुए। तो मैं नहीं समझ सकता कि राजकुमार चाहर की इस बार को रिपीट सांसद होंगे, मगर ये एक समय आने पे बताएगा। 4 जून को, ये तो हमारी राय है, अपनी राय है, 4 जून को क्या होता है, पोलिंग काउंटिंग होगी, मतदान होगा, मतलब उसमें मतगणना होगी, तो उसके अंदर मालूम पड़ेगा क्या होता है, क्या रिजल्ट आते हैं। ये तो हम लोगों की राय है। मगर अब मैं आपको बता दूं कि जो इंडिया गठबंधन के जो रामनाथ सिकरवार है, फौजी हैं, वो एक चीज है उनमें, अभी पिछली बार उन्होंने विधानसभा चुनाव भी लड़ा था, विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने अच्छी टक्कर दी थी, काफी प्रचलित रहे थे। और उसके बाद ये उन्होंने फतेहपुर सीकरी के लोगों ने उनको यहाँ लोकसभा चुनाव भी लड़वाया। वो डायरेक्ट एक पब्लिक से जुड़े हुए हैं, डायरेक्ट जनता से जुड़े हुए हैं। उनको कोई भी अगर फोन कर देता है किसी समस्या के लिए, तो वो कहीं चाहे 2 बज रहे हो, 3 बज रहे हो, वो रात और दिन और धूप और छांव बरसात कुछ नहीं देखते हैं। वो वहां लोगों की समस्याओं में कंधे से कंधा मिला के खड़े हो जाते हैं। अभी आपको ये बता दूं, 2 दिन पहले वहां फतेहपुर सीकरी में जो लाइट का लेकर कोई विवाद हुआ था, तो जेई ने वहां की पूरी लाइट का स्थानीय मुद्दों को लेकर, तो वो जेई से उनकी बड़ी पहुंच गए, उनकी जेई से बड़ी झड़प हुई। तो उससे फतेहपुर सीकरी की जनता को ये लगता है कि कोई हमारे साथ व्यक्ति खड़ा हुआ है, जमीन से जुड़ा हुआ है। तो क्यों ना हम उनको जो चुना है, फतेहपुर सीकरी की जनता भी ये कह रही है कि हमने जो राजकुमार उनको रामनाथ सिकरवार को जो खड़ा किया है, तो क्यों ना इस बार उनको चांस दिया जाए। ये बड़ा जो बात आपने रखी है, एक सीधा सवाल और आखिरी सवाल, सीधा, फतेहपुर सीकरी का सरताज कौन? सारे एनालिसिस को देख के मुझे ये लगता है कि प्रियंका गांधी के रोड शो को ही अगर आप देख लेंगे और लास्ट टाइम भी देख लेंगे, तो उससे ये लगता है कि इस बार फतेहपुर सीकरी इंडिया गठबंधन के पाले में जा रही है। और राजीव जी, आपके नजरिए से फतेहपुर सीकरी कौन जीत रहा है? देखिए, जयंत चौधरी भी आए वहां पर, और एक जमाना तक जब जयंत चौधरी आते थे या उनके पिताजी अजीत सिंह आते थे, तो हजूम होता था एक जाट नेता के नाते। और जाट बाहुल नहीं है, लेकिन जाट का अच्छा मत प्रतिशत है वहां पे। जयंत चौधरी भी आए, लेकिन वो जश्न दिखाई नहीं दिए जो पहले चुनावों में दिखाई देते थे उनके पिताजी के या जयंत के पिताजी के। कुल मिला के फाइट रामनाथ सिकरवार और राजकुमार चाहर के बीच है। और निश्चित रूप से मेरी व्यक्तिगत राय है, जो मैंने रीडिंग की है, रामनाथ सिकरवार अभी इंडिया गठबंधन के, राजकुमार चाहर अभी बढ़त बनाए हुए है। और जी वही सीधा सवाल, कौन जीत रहा है? देखिए, हार और जीत की बात तो ये 4 तारीख को मालूम पड़ेगी कौन जीत रहा है। मगर जो भाजपा कैंडिडेट हैं राजकुमार चाहर, उनके लिए प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक सभी ने जोर आजमाइश कर ली यहाँ पे। इंडिया गठबंधन के लिए प्रियंका गांधी ने और सभी लोगों ने यहाँ जोर, मगर मैं सीधी टक्कर मानता हूँ बसपा भाजपा। तो देखिए, हमारे साथ आगरा के वरिष्ठ पत्रकार हैं जिनका साफ तौर से कहना है कि फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट जो पिछले 2 चुनाव से भाजपा के कब्जे में है, भाजपा प्रत्याशी वहां से जीत के आए हैं, 2014 में जीते, 2019 में जीते, और 2019 में मौजूदा सांसद जो भाजपा प्रत्याशी भी हैं, उनको बड़ी जीत लगी थी, करीब 5 लाख वोट से जीते थे। लेकिन इस बार जो वरिष्ठ पत्रकारों का पूरे समीकरण है, पूरी जो बातचीत में निकल कर आया है कि इस बार राह आसान नहीं होगी और जो विपक्ष का इंडी गठबंधन है उसको फायदा मिलता दिखेगा। साथ ही जो बसपा का जो समीकरण है ब्राह्मण प्रत्याशी उतारने का, जो पिछले 4 चुनाव में हम देख रहे हैं कि लगातार ब्राह्मण प्रत्याशी उतारा है, इस बार भी ब्राह्मण प्रत्याशी है। तो वरिष्ठ पत्रकार ये भी कहना है कि जो लड़ाई होगी वो बसपा, इंडी गठबंधन और भाजपा के बीच नजर आ सकती है, लेकिन फतेहपुर सीकरी की राह इस बार भाजपा के लिए आसान नहीं है। लक्ष्मण शर्मा, ABP लाइव, आगरा।